सीखते हैं प्रमेय नंबर 2.3 कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है और a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रमेय है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। हाँ बच्चों, ये आपको याद रखना है, इसको सिद्ध करना बड़ा ही आसान है। देखिए बच्चों कि कोई भी संख्या है a और कोई दूसरा धनात्मक पूर्णांक या कोई एक अभाज्य संख्या है p, तो अगर किसी संख्या के वर्ग में p का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी p का भाग जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर a के कुछ गुणनखंड होंगे, जैसे हमने मान लिया कि a के गुणनखंड हैं जैसे p1, p2, p3 और pn। अब देखिए बच्चों, a स्क्वायर अगर हम करेंगे a स्क्वायर तो क्या लिखेंगे हम, ये गुणनखंडों की पावर क्या हो जाएगी 2, यानी p1 का वर्ग गुणा p2 का वर्ग गुणा p3 का वर्ग एंड सो ऑन pn का वर्ग। इसमें p का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसमें p का भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी p से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इन गुणनखंडों में जो वर्ग के रूप में है उनमें कोई ना कोई संख्या p के बराबर होगी, तभी तो भाग जाएगा। जैसे मान लिया कि कोई भी pn नाम का गुणनखंड है वो p के बराबर है, उसका उसमें भाग चला गया। तो इन गुणनखंडों को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इनको अगर मैं a के गुणनखंड लिखूं तो क्या लिखेंगे हम, p1, p2, p3, ये सब गुणा में है और अप टू pn। तो जब इसमें p का भाग जा रहा था, यानी p का कोई ना कोई गुणनखंड इनमें है, तो वर्ग में है तो संख्या में भी होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझिए बच्चों कि 36 में 3 का भाग जाता है, 12 3 36। तो 36 कैसे बना है बच्चों, 36 बना है 6 के वर्ग से। तो 6 के वर्ग में जब 3 का भाग जा रहा है तो 6 में भी 3 का भाग जाएगा ही जाएगा बच्चों, 3 दूना 6, क्यों नहीं जाएगा। तो ये प्रमेय बताती है बच्चों आपको कि कोई भी संख्या का वर्ग अगर a स्क्वायर p से विभाजित है, p से विभाजित है, तो a भी p से विभाजित होगा। आप बहुत सारे उदाहरण से इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें 12 के वर्ग की बच्चों, 12 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 144। अब मैं एक छोटी सी भाज्य संख्या ले लेता हूं 2, मैं लिखूंगा कि 12 का वर्ग 2 से विभाजित है। तो 12 का वर्ग का मतलब क्या है बच्चों, 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 हो गया। और 12 का वर्ग करना मतलब इन गुणनखंडों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ये 144 के गुणनखंड हो गए। अब इसमें 2 का भाग आपको लगाना है, तो इसमें 2 का भाग कब जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 का गुणनखंड का वर्ग है, 2 जो है उसका वर्ग है, तो 2 का भाग चला जाएगा। तो अगर मैं 144 का वर्गमूल लूं, यानी ये तो हो गया आपका a स्क्वायर। अगर मैं a की बात करूं, सिर्फ 12 की बात करूं, तो जो गुणनखंड है वो भी आएगा। अब वो वर्ग में नहीं आएगा, सिंपल आएगा, एक ही बार आएगा, यहाँ 2 बार था। देखिए आप लिख करके देखिए 144 के गुणनखंड, ठीक है। तो क्या 2 का भाग अभी भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा बच्चों, क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड ऊपर भाग जा रहा था वर्ग में, वही एक बार तो नीचे भी आएगा ही आएगा। तो ये प्रमेय आपको बताती है कि अगर किसी संख्या का वर्ग एक अभाज्य संख्या से विभाज्य है, यानी उसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर वर्ग में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रमेय का हम उपयोग करेंगे आगे अपरिमेयता के प्रमाण सिद्ध करने के लिए, जिसमें हम √2, √3 और √5 की अपरिमेयता सिद्ध करने वाले हैं। तो उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बच्चों इस उप प्रमेय का, इस आधारभूत प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। इसे आधारभूत प्रमेय भी कहा जाता है कि अगर किसी संख्या का वर्ग a स्क्वायर p से विभाजित है तो a भी p से विभाजित होगा। या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा।
आपको बस ये स्टेटमेंट याद रखना है बच्चों, स्टेटमेंट ध्यान रखना है। इसका प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाता है। सिर्फ ये कहाँ काम आएगी, ये काम आएगी बच्चों अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए। जो हम अगला प्रमेय सिद्ध करेंगे उसमें √2 की अपरिमेयता सिद्ध करेंगे, और √2 की अपरिमेयता सिद्ध करने में जो मेन रोल होगा, जो अहम रोल होगा, वो इसी प्रमेय का होगा कि अगर किसी संख्या का वर्ग p से विभाजित है तो वह संख्या भी p से विभाजित होगी। चलिए सीखते हैं। हेलो बच्चों, अब हम सीखते हैं कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेयता के प्रमाण सिद्ध करने की ये पहली प्रमेय भी कह सकते हैं, और इसको आप प्रश्न भी और उदाहरण भी समझ सकते हैं। और बच्चों, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ ही सेम टू सेम एज इट इज़ जो काम हम √2 के लिए करने वाले हैं, वही काम √3 और √5 के लिए करेंगे। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, 2 को रफ करके अगर 3 लिख देंगे तो वो 3 का हो जाएगा, और 3 की जगह 5 लिख देंगे तो वो 5 का हो जाएगा। तो तीनों प्रमेय सेम एक जैसी हैं, तो एक को अच्छे से अगर समझ लेंगे तो बाकी दोनों आप स्वयं भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले √2 की अपरिमेयता का प्रमाण हमें सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने दशमलव प्रसार के आधार पर अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा को देखा था। हमने कहा था कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनावसनीय अनावृत्ति होता है वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से बताना पड़ेगा, थ्योरेटिकल बताना पड़ेगा कि यह एक √2 अपरिमेय संख्या है। तो चलिए किस प्रकार से सिद्ध करेंगे सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं वो है विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन। विरोधाभास का मतलब क्या होता है बच्चों? विरोधाभास का मतलब ये है कि प्रश्न में आपको प्रमाणित करना है कि अपरिमेय है। तो हम क्या मान रहे हैं बच्चों? हम पहले मान लेंगे कि ये परिमेय है, और जो हमने माना है, जो हमने कल्पना करी है बच्चों, उसको ही हम बिल्कुल गलत सिद्ध करने वाले हैं। तो इसे कहते हैं विरोधाभास। ठीक है बच्चों, हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, और उस कथन को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गलत सिद्ध कर देंगे। और जब हमारी परिकल्पना गलत होगी तो विरोधाभास से √2 अपरिमेय होने वाला है। तो चलिए किस प्रकार से लिखा जाएगा बच्चों? यहाँ पर मैथ्स का काम यानी गणित का काम थोड़ा कम है और लिखने का काम थोड़ा ज़्यादा है। तो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, जो लैंग्वेज, जो भाषा हम यहाँ पर सीखेंगे वही भाषा आपको याद रखनी है। याद क्या, अपने आप ही याद हो जाने वाली है। तो चलो, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम हल में यहाँ से शुरू करते हैं कि विरोधाभास से पहला शब्द ही बच्चों क्या आएगा? विरोधाभास। इस विरोधाभास का क्या मतलब है ये अभी आप आगे अपने आप ही जान जाएंगे। तो विरोधाभास से माना, क्या मानेंगे बच्चों? जो आपको दिया गया है उसका उल्टा मानेंगे। √2 अपरिमेय सिद्ध करनी है तो हम मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास से हमने मान लिया। और अगर परिमेय संख्या है बच्चों तो परिभाषा के अनुसार परिमेय को तो हम p/q रूप में लिख सकते हैं। तो इसको माना है तो हम लिखेंगे तब क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है √2 परिमेय है, तो हम क्या लिख सकते हैं? तब √2 बराबर p/q। अब जो हम लाइन लिखने वाले हैं बच्चों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है की यानी चाबी, इस प्रश्न की चाबी। तो p और q क्या है बच्चों? p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। बच्चों, सह अभाज्य पूर्णांक का क्या मतलब होता है वो भी हम यहां लिखेंगे। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी दो पूर्णांक, ऐसी दो संख्याएं
जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सिवाय एक के। एक तो सभी में उभयनिष्ठ हो सकता है बच्चों, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ अगर गुणनखंड नहीं है तो वो दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 3 और 11। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे यहां पर P व Q में एक के अलावा कोई भी सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और ये जो बात लिखी है आपने, हम इसी को गलत सिद्ध करेंगे। हम सिद्ध करेंगे कि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये तो हमारी परिकल्पना हो गई, और इसको हम गलत सिद्ध कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी जो हमने सोचा है उसका उल्टा। हमने सोचा है परिमेय है, तो इसका उल्टा क्या होगा कि ये अपरिमेय है। तो चलिए, और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये कथन आपको यहां पर लिखना है बच्चों। क्या लिखा है फिर से देख लीजिए बच्चों। विरोधाभास से माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो इसको P/Q रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, अर्थात P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बच्चों, परिमेय संख्या और तुल्य भिन्न में अंतर होता है बच्चों। देखो, मैं समझाने के लिए यहां पर लिखता हूं कि 3/4 एक परिमेय संख्या है। क्या 6/8 भी एक परिमेय संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या को हम उसके निम्नतम रूप में, सरलतम रूप में लिखते हैं बच्चों। ये परिमेय संख्या अभी नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम तुल्य भिन्न कहते हैं, समतुल्य भिन्न। बचपन में याद कीजिए बच्चों, समतुल्य भिन्न निकाली होगी। जब हम इसको ऊपर अंश को 2 से और हर को 2 से गुणा कर देंगे तो बच्चों 6/8 बनने वाला है। तो इसका सरलतम रूप कैसे लिखेंगे, इसको काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में लिखी होती है बच्चों, सरलतम रूप में। 6/8 परिमेय नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार जो P और Q होता है, अंश और हर होता है, उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी वो बिल्कुल सरलतम रूप में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है इस कथन की, ये कथन क्यों लिखा गया है। उस कथन का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरलतम रूप है ये। P और Q जो है बिल्कुल क्या है, शुद्ध सरलतम रूप है। अब चलिए आगे। इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, यहां दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे बच्चों। दोनों पक्षों में दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करते ही क्या होगा बच्चों, यहां बन जाएगा 2, √2 का वर्ग 2, और यहां बन जाएगा P²/Q²। Q² को पक्षांतरण करें तो P² बराबर क्या आ जाएगा, 2Q²। तो इसको थोड़ा सा सरल करके आगे हम लिखेंगे P²। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा, Q² को वज्र गुणा से 2 के पास लाएंगे तो P² बराबर 2Q² हो गया। तो यहां हम लिख देंगे P² बराबर 2Q²। P² बराबर 2Q²। और इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया है, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। अब देखिए बच्चों, इसकी तुलना कीजिए बच्चों यूक्लिड प्रमेय से। A बराबर BQ प्लस R, R तो गायब हो गया, मतलब शेषफल 0 है, और शेषफल 0 होने का मतलब है कि 2 का भाग P² में पूरी बार जा रहा है। कितनी बार, Q² बार। इसका ये तो मतलब हुआ कि अगर हमने P² में 2 का भाग लगाया, देखो इसको आप ऐसे एज्यूम करके देखें कि अगर मैं 2 को वज्र गुणा से यहां पर लिया हूं तो कितना आएगा, Q²। इसका मतलब ये हुआ कि P² में 2 का भाग लगाया, पूरी बार चला गया Q² बार। ये है A बराबर BQ प्लस R, और यहां R बराबर कितना है, 0। तो ये R तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा भाग जा रहा है। देखो A बराबर BQ से तुलना कीजिए बच्चों। A बराबर BQ से तुलना करेंगे तो यूक्लिड से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 का P² में पूरी बार भाग जा रहा है। तो इसको मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली हम लिखेंगे बच्चों कि P² 2 से विभाजित है। P² 2 से विभाजित है। P² 2 से विभाजित है। तो बच्चों आधारभूत प्रमेय याद कीजिए, अभी प्रमेय 2.3 हमने सिद्ध करी है
किसी संख्या का वर्ग एक अभाज्य गुणनखंड से विभाजित हो तो वह संख्या भी उससे विभाजित होती है। तो प्रमेय 2.3 से हम क्या लिख देंगे, अगर p का वर्ग यानी p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। ये लिखा है हमने प्रमेय, या तो लिख दें आधारभूत प्रमेय या प्रमेय 2.3 से। हमने पढ़ा है ना बच्चों अभी अभी प्रमेय, पीछे देखिए कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होती है। तो जब p में भी 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, देखिए बच्चों ये अलग से मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, ये आपके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, इसको हम रब कर देते हैं। अब फिर से मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि जब p में भी 2 का भाग जा रहा है, यानी p में भी हम 2 का भाग लगाएंगे और पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो मान लिया p स्क्वायर में जब 2 का q स्क्वायर बार भाग जा रहा था तो p में तो कुछ और बार जाएगा। जैसे 36 में 3 का भाग लगाएं तो 12 बार जाएगा, और 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2 बार ही जाएगा। वर्ग में और संख्या में फर्क हो जाएगा। तो p में अगर 2 का भाग लगाएं और मान लिया कि ये c बार चला गया, तो यहां से p बराबर कितना ले सकते हैं, 2c। वही यूक्लिड a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r से b का मान है 2, 2 से भाग लगा रहे हैं, कुछ q बार भाग चला गया। अब q तो हम पहले से यहाँ पर उपयोग में ले चुके हैं, तो q की जगह हम c लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है आगे की। तो हम इस कथन से ये लिख सकते हैं बच्चों कि अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। और अगर p भी 2 से विभाजित होगा बच्चों, तो हम क्या लिख देंगे कि p अगर 2 से विभाजित है तो माना p में 2 का c बार भाग चला गया। ठीक है, c कोई भी क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। जैसे बच्चों 6 के वर्ग में जैसे अगर मैं 3 का या 2 का भाग लगाऊं, 3 का भाग लगाऊं, तो 36 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 12 बार। और 6 का वर्ग 36 है, 36 12 या 36, तो 6 में कितनी बार जाएगा, 6 में 3 का भाग 2 ही बार जाएगा। तो यहाँ q स्क्वायर लिखा था पहले, तो हम 2 की जगह कितना लिख देंगे, c लिख देंगे। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया p बराबर 2c। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये 2c कहाँ से आ गया है। तो ये 2c का मतलब है कि p में जब 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो मान लिया भागफल कितना है, c है, तो यूक्लिड विभाजन भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और पूरा पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल तो 0 होगा ही होगा। चलिए, अगर ऐसा जा रहा है तो फिर से हम दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर देखो बच्चों, हमने p का एक गुणनखंड बता दिया है, क्योंकि p में 2 का भाग जा रहा है तो 2 जो है p का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अब हम q के लिए देखते हैं, तो यहां आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब p स्क्वायर समीकरण 1 याद कीजिए, मैंने कहा था आगे काम आएगा। p स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2q स्क्वायर। बच्चों p स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2q स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान यहां रख दिया, तो ये हो गया 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 से 4 कट गया, 2 बार वज्र गुणा में जाके, तो q स्क्वायर का मान कितना आ गया बच्चों, 2c स्क्वायर। फिर से देखिए वही लैंग्वेज बन गई है, q स्क्वायर में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पर सेम जैसा ऊपर लिखा था, q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, आधारभूत प्रमेय, प्रमेय नंबर 2.3, अगर किसी संख्या का वर्ग अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होती है। तो चलिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने अभी अभी ऊपर लिखा था बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि p में भी 2 का भाग जा रहा है और यहां पर हमने लिखा है q में भी 2 का भाग जा रहा है। अरे वाह, p और q दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 2p और q का उभयनिष्ठ क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। और हमने कल्पना में क्या माना था बच्चों, याद कीजिए, देखिए हमने परिकल्पना में माना था कि p और q में कोई भी
एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और हमने निकाल दिए हैं दो गुणनखंड। कौन सा? दो। तो देखिए ये तो है आपका परिणाम 1, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये तो है परिणाम 1 कि P 2 से विभाजित है, ठीक है बच्चों। और आपको मिल गया है नीचे परिणाम 2 कि Q भी 2 से विभाजित है। ये परिणाम 2 कि Q भी 2 से विभाजित है। तो दोनों परिणामों को मिक्स करके आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखिएगा, दोनों परिणामों को मिक्स करके हम लिखेंगे अतः P व Q दोनों 2 से पूर्ण विभाजित हैं, पूर्ण विभाजित हैं। और 2 से पूर्ण विभाजित हैं अर्थात जो 2 है, 2 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। सर्वनिष्ठ भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चों 6 में भी 2 का भाग जाता है, 8 में भी 2 का भाग जाता है, तो देखो 6 के गुणनखंड में भी 2 आएगा और 8 के गुणनखंड में भी 2 आएगा, तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। और हमने शुरू में माना था कि P और Q में, जहां ब्रैकेट में लिखा था याद कीजिए, शुरू में P बटे Q माना था कि P और Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ तो P और Q में एक के अलावा एक गुणनखंड हमने बता दिया है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये कथन जो है हमारी परिकल्पना का पूर्णतया क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो हम लिखेंगे उपरोक्त कथन, जो ऊपर लिखा है ये वाला कथन, उपरोक्त कथन हमारी परिकल्पना का, हमारी परिकल्पना क्या थी बच्चों? कि √2 परिमेय संख्या है, यही परिकल्पना थी। और उसके आधार पर ही हमने उसको P बटे Q लिखा था और P और Q सहअभाज्य लिखे थे। और सहअभाज्य का यहाँ विरोध हो गया पूरा कि ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों में 2 जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो विरोध हो गया। तो विरोधाभास से हम कह सकते हैं कि हमारी परिकल्पना, उपरोक्त कथन हमारी परिकल्पना का पूर्णतया विरोध करता है, विरोध करता है। अतः हमारी परिकल्पना, और परिकल्पना क्या है बच्चों? ये ब्रैकेट में लिखी कि √2 परिमेय है। ये हमने परिकल्पना की थी। हमारी परिकल्पना असत्य है या गलत है? गलत है। और परिकल्पना गलत हो गई। परिकल्पना क्या थी बच्चों? कि √2 परिमेय है। ये तो बात गलत हो गई। अब गलत हो गई तो विरोधाभास से हम क्या लिखेंगे? कि √2 तो अपरिमेय है। अतः विरोधाभास से हम लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी या है। ये लो बच्चों, ये हो गया आपका पूरा प्रमाण। फिर से एक बार वापस पूरा रिवाइज करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया था कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्या दिया गया था बच्चों? प्रश्न आपको दिया गया था कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये रहा आपका प्रश्न कि प्रमाणित कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित करने के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट काम में लिया है बच्चों, वह है विरोधाभास। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस शब्द का बहुत बड़ा महत्व है इसको अपरिमेय सिद्ध करने में। विरोधाभास से हमने मान लिया है कि √2 अपरिमेय नहीं, एक परिमेय संख्या है। भाई प्रश्न में कह रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करो, तो हम कहते हैं कि हम उसको परिमेय मान लेते हैं और उसको गलत सिद्ध कर देंगे कि परिमेय नहीं है, तो फिर वो अपरिमेय हो जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या हमने मान ली है। और परिमेय संख्या की परिभाषा से हम उसको P बटे Q रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ये लाइन भी बड़ी ही की फैक्टर है
कि P और Q कैसे हैं बच्चों, सह अभाज्य। ध्यान से देखिए बच्चों एक एक शब्द को। सह अभाज्य का मतलब भी हमने यहाँ लिखा है कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। किताब में आपको ये नहीं मिलेगा बच्चों। सहभाज्य का मतलब कि सहभाज्य का मतलब ये होता है कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। चलिए आगे, जो ये √2 को P बटे Q लिखा था उसको दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करते यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ P² बटे 2Q² हो जाएगा। Q² को पक्षांतरण करेंगे तो P² बराबर आपको मिल जाएगा 2Q²। अब यहाँ देखिए इसकी तुलना कीजिए A बराबर BQ + R से बच्चों, जो यूक्लिड प्रमेय है आपके। यहाँ शेषफल तो 0 है तो R तो 0 हो गया, ये तो खत्म। A बराबर BQ बच गया, मतलब A में P² में 2 का भाग लगा रहे हैं और Q² बाहर गया है। मतलब क्या हुआ कि P² 2 से विभाजित है, तो आधारभूत प्रमेय 2.3 से हम लिख देंगे कि P भी 2 से पूर्णतया विभाजित होगा। और अगर P पूर्णतया 2 से विभाजित है तो हम लिख सकते हैं P बराबर 2 और भागफल, भाई 2 का भाग जाएगा, जितनी भी बाहर जाएगा जो भी भागफल होगा वो एक पूर्णांक होगा, तो हमने C को यहाँ पूर्णांक ले लिया है। अब दोनों तरफ फिर से वर्ग कर देंगे, P² बराबर 4C² आ जाएगा। और देखिए बच्चों यहाँ P² का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 में P² का मान लिखा था हमने 2Q², तो यहाँ पर हमने P² की जगह लिख दिया है 2Q²। 2 से 4 कट गया है 2 बार बच्चों, 2 से 4 कितनी बार कट गया है, 2 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा Q² बराबर 2C²। तो Q² भी 2 से विभाजित है, तो देखिए बच्चों Q भी 2 से विभाजित होगा। फिर से आधारभूत प्रमेय लगाएंगे कि अगर Q² 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। और Q अगर 2 से विभाजित होगा तो बच्चों हम क्या लिखेंगे कि P में भी 2 का भाग जा रहा है, Q में भी 2 का भाग जा रहा है, मतलब दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो P व Q दोनों 2 से किससे बच्चों, 2 से पूर्णतया विभाजित हैं, अर्थात 2 जो है P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसलिए हमारी परिकल्पना जो है, हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। ये कथन जो है हमारा गलत हो गया है, पूर्णतया इसका विरोध हो गया है। परिकल्पना गलत है। परिकल्पना क्या मानी थी बच्चों, परिकल्पना में आपने माना था शुरू में कि √2 परिमेय है, वो तो हो गया है गलत। तो √2 कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों सेम टू सेम एज इट इज √3 और √5 की अपरिमेयता भी हम सिद्ध करने वाले हैं। सिर्फ क्या करना है आपको, जहां जहां 2 लिखा हुआ है वहां 2 को 3 से रिप्लेस कर देंगे, और 3 की जगह अगर 5 सिद्ध करना है तो 5 से रिप्लेस कर देंगे। चलिए सीखते हैं आगे। अब सीखते हैं बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार से हमने √2 की अपरिमेयता सिद्ध करी है बच्चों, सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको √3 की अपरिमेयता भी सिद्ध करनी है, और सेम टू सेम ही √5 की भी हम अपरिमेयता सिद्ध करेंगे। तो चलिए बच्चों याद कीजिए कि पिछली जो प्रमेय हमने पढ़ी थी उसमें √2 के लिए हमने क्या लिखा था बच्चों। सबसे पहले विरोधाभास से हमने लिखा था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम यही काम किसके लिए करने वाले हैं, √3 के लिए करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे विरोधाभास से माना √3 एक परिमेय संख्या है। और अगर यह परिमेय संख्या है तो √3 को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर बच्चों देखिएगा ध्यान से, जहाँ पर हमने देखा कि √2 के लिए हमने लिखा था कि यहाँ पर P व Q कैसे हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, अर्थात एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो सेम लैंग्वेज आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसी में देखिए अगर हम इस 2 को हटा करके सब जगह कितना लिख दें बच्चों, 3 लिख दें।
जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 को हटा करके हम 3 लिख दें तो ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों? 3 के लिए हो जाएगा। सेम, चलिए आगे लिखते हैं, आगे वाले पेज पे 3 के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, अर्थात P व Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है आपको? जैसे हमने अंडर रूट 2 में किया था कि दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या मिलेगा बच्चों? वर्ग करते ही यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा p² बटे q²। तो यहाँ से हम लिख देंगे p² बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? 3q²। जैसा सेम टू सेम बच्चों 2 के लिए आया था। देखिए 2 के लिए क्या किया था हमने? यहाँ 2 था, हमने अभी यहाँ पर 3 कर दिया है इसको बच्चों। ये 2 था, तो 2 के लिए भी हमने देखो वर्ग किया था। वर्ग करते ही 2 बराबर p² बटे q², p² बराबर 2q²। तो सेम 2 की जगह बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल जस्ट आपको कॉपी करनी है बच्चों। 2 की जगह आपको कट करके 3 लगा देना है। जैसे हम कंप्यूटर में कट कॉपी करते हैं वैसे ही 2 को हटा दो और 3 लगा दो, बस। एक जगह 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और कहीं भी एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं आने वाला है। 3q² आ गया बच्चों। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया था, याद हो गया होगा अब तो आपको। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर हमने क्या लिखा था कि देखो a बराबर bq आ रहा है, यानी p² 3 से विभाजित है, तो P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, अगर P 3 से विभाजित है तो p² 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। ये कहां से लिखते हैं हम? ये प्रमेय 2.3 से या आधारभूत प्रमेय से। किसी संख्या का वर्ग एक अभाज्य संख्या से विभाजित है पूर्णतया, तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। चलिए, अगर P भी 3 से विभाजित है तो P बराबर हम कितना लिख देंगे? 3c। p² में तो q² बार भाग जा रहा है 3 का, तो P में कुछ c बार चला जाएगा। c जहाँ एक पूर्णांक है, फिर से दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों? वर्ग कर देंगे। वर्ग करते ही p² बराबर कितना आ जाएगा? 9c²। p² का मान समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 1 से रख देंगे। जैसा हमने अंडर रूट 2 के लिए किया था, सेम टू सेम काम आपको करना है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। p² की जगह समीकरण 1 से हम उठा करके रख देंगे 3q² बराबर 9c²। 3 का भाग लगाएंगे तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार। q² बराबर क्या आ गया बच्चों? 3c²। देखिए, जैसे p² बराबर 3q² आया था, वैसे q² बराबर 3c² आ गया है। तो हम लिखेंगे कि q² 3 से पूर्ण विभाज्य है या विभाजित है, एक ही बात है। 3 से पूर्ण विभाज्य है तो q भी 3 से पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा है तो देखिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं कि 3 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि P भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है।
तो दोनों परिणामों से हम लिख सकते हैं कि 3 जो है पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और यह कथन, उपरोक्त कथन हमारी परिकल्पना का पूर्णतया विरोध करता है, अर्थात हमारी परिकल्पना कौन सी कि √3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल गलत है। ये आपकी परिकल्पना हो गई कौन सी कि √3 परिमेय है, ये हमने माना था। ये क्या है, बिल्कुल असत्य है, असत्य या गलत है। अब जब परिकल्पना गलत हो गई तो उसका उल्टा, जब परिमेय संख्या गलत हो गई तो हम लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया बच्चों? जो काम हमने 2 के लिए किया था, √2 के लिए किया था बच्चों, सेम टू सेम। देखिए ये 2 वाला है, √2 की अपरिमेयता जो हमने पिछले प्रमेय में सिद्ध की है, पिछले वीडियो में सिद्ध की है। तो सेम टू सेम लैंग्वेज कॉपी पेस्ट किया है हमने तीसरे के लिए। देखिए उपरोक्त कथन हमारी परिकल्पना का पूर्णतः विरोध करता है, हमारी परिकल्पना गलत है, √2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास √3 के लिए कि हमारी परिकल्पना जो है वो गलत है और √3 कैसा होगा बच्चों, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए चलते हैं अब √5 पर कि √5 की अपरिमेयता किस प्रकार सिद्ध की जाएगी। हेलो बच्चों, अब सीखते हैं हम, दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो हम पिछले सेक्शन में देख चुके हैं कि √2 और √3 को हमने किस प्रकार से सिद्ध किया है। बिल्कुल सेम लैंग्वेज है बच्चों, जो √2 के लिए है वही √3 के लिए है और अब वही √5 के लिए होने वाली है। तो आपको अब तो बिल्कुल याद सा हो गया होगा कि क्या करना है। सबसे पहले लिखेंगे विरोधाभास से, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम वर्ग करते हैं और उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल देते हैं। तो चलिए इसको भी हम फटाफट से सिद्ध कर देते हैं। जैसा हमने √2 और √3 के लिए किया है, सेम लैंग्वेज आपको लिखनी है। विरोधाभास से माना, अब की बार √2 और 3 की जगह क्या आ गया बच्चों, √5। माना √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या अगर आपने मानी है तो इसे आप p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जहां पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पर p व q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है बच्चों, वो भी आपको लिख देना है कि p व q में, आप नीचे यहाँ पर भी ये लाइन पूरी लाइन उपयोग कर सकते हैं बच्चों। अगर आपके पास जगह की उधर कमी है तो आप नीचे पूरी लाइन लिख सकते हैं। p व q में कोई भी उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, एक ही बात है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी p और q में कॉमन कुछ भी नहीं है।
ठीक है बच्चों, एक के अलावा, यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है, एक के अलावा, P व Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं बच्चों, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर √2 में भी हमने यही काम किया है और √3 में भी हमने यही काम किया है। देखिएगा बच्चों, ये √3 वाला है, फिर से देखो √3 में फिर वर्ग किया, यहाँ पर स्क्वायर आ गया। वही काम आपको √5 के लिए करना है, सेम टू सेम। वर्ग करने पर यहाँ पर कितना बन जाएगा बच्चों, 5 बराबर p² बटे q²। थोड़ा सा अरेंज कर देंगे इन दोनों को। यहाँ से p² बराबर क्या आ जाएगा, 5q² की तुलना करेंगे a बराबर bq, यानी हम लिखेंगे p² में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात p² 5 से विभाज्य है, पूर्ण विभाज्य है। p² 5 से पूर्ण विभाजित है तो p² 5 से पूर्ण विभाजित है तो p भी 5 से पूर्ण विभाजित होगा। ये समझ में आया बच्चों? प्रमेय 2.3 यानी आधारभूत प्रमेय से हमने लिख दिया है। अब अगर 5 भी p से पूर्णतया विभाजित है तो आप इसको लिख सकते हैं p बराबर 5 गुणा कोई पूर्णांक c की जगह आप r s कुछ भी काम में ले सकते हैं, a b कुछ भी, क्योंकि p² में 5 का भाग जा रहा था q² बार, तो p में कुछ और बार जाएगा तो उसको हमने c ले लिया है। यहाँ से दोनों तरफ फिर से हम वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा बच्चों आपका p² बराबर 25c², 5 का वर्ग 25। p² का मान ऊपर से देखेंगे समीकरण 1 से बच्चों, ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 1 नाम दिया है हमने पिछले दोनों प्रमेय में भी। तो 5q² यहाँ पर लिख देंगे p² की जगह, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से क्या लिखा है हमने, 5q² बराबर 25c²। 5 भाग में जाएगा, 25 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो q² बराबर फिर से आ गया है 5c²। बस 2 और 3 की जगह आपको 5 को रिप्लेस कर देना है, सेम कहानी है। q² 5 से पूर्ण विभाज्य है, तो q भी 5 से पूर्ण विभाज्य होगा। अगर p भी 5 से विभाज्य हो गया, q भी 5 से विभाज्य हो गया, तो उपरोक्त दोनों कथन को एक साथ अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे p व q दोनों 5 से पूर्ण विभाजित हैं। इसका मतलब हुआ, अर्थात 5 दोनों का क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, क्योंकि p में भी 5 का भाग जा रहा है, q में भी 5 का भाग जा रहा है। तो 5 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था, जहां p बटे q रूप लिखा था कि p व q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उपरोक्त कथन हमारी परिकल्पना, कौन सी परिकल्पना, जो हमने माना था कि √5 परिमेय है, जिसके आधार पर हमने लिखा था कि p और q सहभाज्य है, तो ये हमारी परिकल्पना का उपरोक्त कथन जो है पूर्ण विरोध कर रहा है, पूर्ण विरोध करता है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। और गलत है तो हम क्या लिख सकते हैं,
अंडर रूट 5 परिमेय नहीं, कैसी है? अंडर रूट 5 एक परिकल्पना में तो हमने माना था परिमेय, वो तो गलत हो गया। तो अब अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों अंडर रूट 2 हो चाहे अंडर रूट 3 हो चाहे से अंडर रूट 5 हो, तीनों का जो प्रामाणिकता है सिद्ध करने की अपरिमेयता को, वो एक जैसी ही है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है। सिर्फ आपको 2 को 3 और 3 को 5 से रिप्लेस कर देना है, बाकी की बाकी पूरी लैंग्वेज एक जैसी है। तो आप एक प्रमेय याद कर लीजिए, आपको तीनों प्रमेय अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो ये था अंडर रूट 5 की प्रामाणिकता कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं आगे।